बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। फिर जब मैंने उसको उठाया तो जिस तरह नलका खुला छोड़ दे इस तरह से उसका खून बह रहा था। उस शख्स को अपने सामने काला होते, झुलसते, छोटा होते देखा मैंने कि जितनी भी एम्बुलेंसेस कराची के अंदर चलती हैं आपने इनको लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। 12 एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, ये एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये इल्ज़ाम है। एक्सीडेंट्स होते हैं इंक्रोचमेंट की वजह से, एक्सीडेंट्स होते हैं चालान के लिए गाड़ियों को रोकने की वजह से, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं गलत ओवरटेकिंग की वजह से। ड्राइवर आता है और वो एक बंदे को कहता है तुम उसकी टांगे पकड़ो, वो कहता है मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, और उठा के उसको उसके ऊपर फेंकते हैं। बाकायदा पसली उनकी यहाँ से बाहर निकली हुई थी, लेकिन उनके हस्बैंड हाथ नहीं लगाने दे रहे थे और वो अपनी बीवी पे बहुत गुस्से से चिल्ला रहे थे कि शोर मत करो। वहाँ पर एक रेस्क्यू इदारे का एहलकार, टी शर्ट पहनी हुई थी उसने एक रंग की, गाढ़े रंग की, उसने उस लाश का हाथ पकड़ा हुआ था और वो छोड़ नहीं रहा था कि यार तुम एक एनजीओ बनाओ, मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, हम दोनों मिलके भाईचारगी में थोड़ा बहुत खा लेंगे। ऑफ़र मुझे बिल्कुल आई। एक मैं जो आपको बता रहा था टीचर की तरफ से कॉल आई थी। एक शख्स सुबह 9 बजे इस्लामाबाद से कराची लैंड करता है और शाम को 3 बजे वापस जाता है 2-3 करोड़ रुपए लेकर। अस्सलामुअलैकुम, थिंक पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। इस पॉडकास्ट में जो मौसूफ मेरे सामने बैठे हैं रियल लाइफ में भी हीरो हैं और इन्होंने कई जानें बचाई। मेरे सामने मौजूद हैं अली सुहेब साहब। ये एक रेस्क्यू वर्कर के हैं, सोशल वर्कर के हैं। ये क्या हैं, ये अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो ज़्यादा बेहतर यही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपने एक ब्लास्ट में जो चाइनीज़ डेलीगेशन के ऊपर हुआ था, उसमें आपने एक सिक्योरिटी गार्ड की जान बचाई थी और एक चाइनीज़ टीचर की जान बचाई थी। तो ये कैसे आप वहाँ पहुँचे और किस तरीके से, ये क्या, ज़रा इसकी कहानी बताएँ? ये तकरीबन 2022 की बात है, 26 अप्रैल की। रमज़ान के दिन थे और यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑफ थी। मैं स्टूडेंट था उस टाइम वहाँ पर, और मैंने कहा कि परफॉर्मा निकलवा लेता हूँ अपना, क्योंकि आम दिनों में बहुत रश होता है। अ, मैं स्टील टाउन में रहता था उस टाइम। ये तकरीबन 40 से 37 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं बाइक पर बस वहाँ से गुजर रहा था तो एक स्टूडेंट ने मुझे रोक लिया आवाज़ दे करके, आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं बस सेमेस्टर सेल तक जा रहा हूँ। उसका रोकना था और ये डेलीगेशन चाइनीज़ टीचर्स जो हैं इनका कॉन्वॉय रेंजर्स के साथ मेरे सामने से गुजर गई। बस मैंने उसे जवाब दिया और उतने में मेरे ख्याल से 100 मीटर्स का डिस्टेंस होगा, बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। उसकी शॉक वेव ऐसी थी कि क्योंकि मैं एज़ एन रेस्क्यूअर 2-3 ब्लास्ट इससे पहले भी देख चुका हूँ। मैं इतनी शिद्दत का धमाका कभी मैंने देखा ही नहीं लाइफ में। पूरा ब्लैक वाइट हो गया बिल्कुल, रोड के उस पार नज़र ही नहीं आ रहा था। उस शख्स का मुझे रोकना ही बस इतना डिस्टेंस था। अगर वो मुझे नहीं रोकता तो मैं इस कॉन्वॉय के साथ ही वहाँ एग्ज़ैक्टली उस पॉइंट पे पहुँचता जहाँ ब्लास्ट हुआ था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बस ठीक है आप जाओ। उसने मुझे रोका। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है और ये मेरी बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, क्योंकि अच्छा। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अक्सर रास्ते में एक्सीडेंट्स वगैरह दिखता था तो कुछ कर नहीं पाता था। फिर ट्रेनिंग्स देना शुरू की कि यार इन लोगों को बचाऊँ, पड़े होते हैं रोड के ऊपर, एम्बुलेंस बहुत देर में आती है। आपने देखा होगा हाईवे बहुत लंबा है, फिर हॉस्पिटल्स भी वहाँ से बहुत दूर है, तो किसी का अगर खून रोक लिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो स्टिल अभी भी मेरे पास है, तो मेरे पास वो इक्विपमेंट मौजूद था। मैं बस जल्दी से वहाँ पहुँचा और वहाँ जो हालात थे वो अगर मैं आपसे थोड़ा-सा डिस्कस करूँ, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने इतना ब्रीफ किसी को बताया नहीं है। खून ज़मीन पर इस तरह से पड़ा हुआ था कि जब आप पाँव रख रहे थे ना, खून चिपक रहा था पाँव के साथ। और मैं जब अपनी बाइक खड़ी कर बॉक्स निकाला फर्स्ट एड का और भागा उस तरफ, पहले रेंजर्स के जवान थे, वो भी ज़ख्मी थे, बहुत खून बह रहा था उनका, बट वो ट्रेंड होते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा उनको वो किया, मैंने मार्जिन दिया और मैं आगे बढ़ा कि कोई सिविलियन तो नहीं है ऐसा जो पड़ा हुआ। तो जैसे ही मैं आगे पहुंचा, मैं टांग से एक चीज़ टकराई, क्योंकि आप सामने देख रहे होते हैं, और मैंने नीचे देखा तो वहाँ एक टांग का पीस पड़ा हुआ था। ठीक है, सामने एक नीम का दरख्त था, उसके ऊपर सर के बाल और लोथड़े लटक रहे थे, खून टपक रहा था उसमें। मैंने गाड़ी के अंदर से जो हमारे चाइनीज़ टीचर थे, मिस्टर वोंग आई थिंक उनका नाम था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उनको मैंने गाड़ी में से निकाला और उसके बाद मैंने उनको, उनका यहाँ से एंकल फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ से कटा हुआ था, शायद बॉल बेयरिंग क्रॉस किए थे गाड़ी में से। उसी गाड़ी में थे जिसमें ब्लास्ट हुआ था? जी एग्जैक्टली। अच्छा, वो ये हाईएस्ट गाड़ी थी। बॉम्ब प्लांटेड था वो, बेसिकली क्या था? नहीं, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से मुझे अंदाजा हो गया था कि प्लांटेड नहीं है, क्योंकि जब मैं इस एंगल से आया था तो गाड़ी के इस तरफ भी सुराख हुए हुए थे, और जैसा मैंने आपको बताया जब मैं उस तरफ पहुंचा
बाइक मैंने खड़ी की और जब मैं इस तरफ आया तो गाड़ी के इस तरफ भी सुराख थे, दैट इज मीन कि यहाँ से बॉल बेरिंग क्रॉस हुए, तो वो कोई प्लांटेड चीज तो नहीं थी। तो गाड़ी और में तो आग लग गई होगी। गाड़ी में बाद में मुझे पता चला कि फॉस्फोरस इस्तेमाल किया था, 4 से 5 सेकंड में पूरी गाड़ी आग की लपेट में आ गई थी। इनको बचा सका इसलिए क्योंकि ये फ्रंट सीट पर थे और ये हाईएस्ट थी, और बैक साइड पर जो 3 लोग थे वो तो नजर ही नहीं आ रहे थे, आग इतनी तेज थी, उसकी रोशनी बहुत ज्यादा थी आग की कि नजर नहीं आ रहा था अंदर के है क्या, बिल्कुल येलो हो गया था सब कुछ। मैं जितनी स्पीड से भागा उस तरफ, उतनी स्पीड से ही मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि विद इन सेकेंड्स मेरे ये सारे बाल जल गए थे, आईब्रोज उड़ गई थी यहाँ से सारे बाल। आपने कोई सेफ्टी सूट वगैरह कुछ? अब मैं बता रहा हूँ कि मैं इस इंटेंशन से आया था, मैं अपना परफॉर्मा निकालने जा रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ फर्स्ट एड बॉक्स था उस टाइम पर। तो इस शख्स को, क्योंकि वहां पर आग की तपिश कम थी, इनको मैंने निकाला। इनका एंकल फ्रैक्चर था, मैंने स्टिक रखकर उनको बैंडेज किया, सर पे प्रेशर बैंडेज किया, क्योंकि जब मैंने उसको उठाया तो जिस तरह नलका खुला छोड़ दे इस तरह से उसका खून बह रहा था। और किसी भी इंसान में, जो एक हेल्दी इंसान होता है, 4 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। अच्छा। ठीक है, अगर 1.5 लीटर उसका लॉस कर जाए तो वो वन अनकॉन्शियस हो थर्ड ऑफ जाता है। बॉडी जी, हो गया ना तो ऑलमोस्ट। फिर हॉस्पिटल जाना, फिर वही ब्लड ग्रुप मैच करना, और इस सब में भी जान जा सकती है। तो वो बिल्कुल करेक्ट टाइम था उसको प्रेशर बैंडेज देना, उसको जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, और उसको लीन करके चेयर पे बिठा दिया था, ताकि दिल बहुत तेज धड़कता है तो जब आप पैनिक होते हैं तो जितनी तेज धड़कता है, अगर कहीं से कोई वेन वगैरह आपकी खुली हो तो फोन उसी स्पीड से बाहर गिरता है। तो आप सीधा बिठा दो तो उसको जरा ज्यादा जान लगानी पड़ती है, क्योंकि उसका ओपन वाउंड ऊपर था, तो इसलिए उसको बिठाया हुआ था हमने। मैंने उसको बिजली घर के पीछे बिठा दिया, क्योंकि वहां पर ट्रांसफार्मर्स थे, और मुझे ये था कि ये पहला ब्लास्ट तो जो है गाड़ी का अपना तो नहीं है, अब गाड़ी के अपने अंदर भी हो सकता है ब्लास्ट, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल जो भी है वो फटेगी। तो जब वो चीज़ फटती है तो फिर जो लोहे के पीसेस होते हैं वो बहुत तेजी से उड़ते हैं, उसमें भी जान जाती है। तो नीचे झुकते हुए उसको उस दीवार के पीछे बिठाया, सिक्योरिटी गार्ड था, उसको साथ में जो डिपार्टमेंट है उसका लॉन थोड़ा सा नीचे था, उसको घसीट के वहां ले गया, ताकि जब दूसरा ब्लास्ट हो तो इसको भी कुछ ना लगे, ये भी बच जाए। तो उसको भी जमीन से नीचे कर दिया। अब जो ड्राइवर थे वो पाकिस्तानी थे, काफी कदावर शख्स थे, वजन उनका बहुत ज्यादा था। जब मैंने आपको बताया कि मैं गाड़ी के करीब जितनी स्पीड में गया वापस आया, वो उस विंडो की बात है, वो मैं उस तरफ भाग कर गया, तो मैंने कहा मैं इसको खींचूं, लेकिन वो आग की तपिश बहुत ज्यादा थी, उसने करीब नहीं आने दिया मुझे। बैरियर जो लगा हुआ होता है उसका बहुत एक रॉड बड़ा पड़ा, वो मैंने उठा के दरवाजे में अटकाया, खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टेढ़ा हो चुका था, फंस चुका था। कन्फ्यूशियस जो है वो एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट इसको चलाती है। आ, मुझे अच्छे से मालूम था कि इसके अंदर जो सेफ्टी के अकॉर्डिंग चीज़ें मौजूद होंगी, तो मैंने फिर टाइम ज़ाया नहीं किया और मैं थर्ड फ्लोर तक भागता हुआ गया स्टेयर से, और अंदर कुछ दरवाजे थे वो मुझे तोड़ने पड़े, और एक्सटिंग्विशर्स में लेकर आया वहाँ से, क्योंकि वो बंद था उस टाइम पर। और वो जो वहाँ अंदर आदमी मौजूद था, मुझे अभी भी याद है, मैंने उससे कहा कि एम्बुलेंस को कॉल करो, तो वो इतना पैनिक था, वो कहने लगा नंबर क्या है, नंबर क्या है। फिर मैंने उसे नंबर बताया, फिर वो दोबारा कहने लगा नंबर क्या है, फिर मैंने कहा 15 को कॉल करो, उनको बताओ यहाँ धमाका हो गया, वो खुद एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। अच्छा, जब तक कोई नहीं आया था इस ये? टाइम तक वहाँ कोई नहीं था, धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, स्टूडेंट्स जो हैं उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, वो जो रेंजर्स के दो एक बाइक्स पे आगे थे पीछे थे, वो भी शदीद ज़ख्मी थे। और ये मैं आपको जो पूरा मेरा इतना लंबा बताया, मैं 3 से 4 मिनट का आपको बताया, सब बहुत जल्दी हो रहा था। अब मेरे जहन में, जब मैं ऊपर था ना बिल्डिंग के, उस टाइम मेरे जहन में था कि ये कहीं एपीएस तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि मुझे याद है 2014 में मैं स्काउट्स की जम्बूरी में था, खैरपुर में, एपीएस ब्लास्ट हुआ, एपीएस अटैक हुआ था, और पाकिस्तान आर्मी ने उस टाइम हमारे पास अमेरिका से भी लोग आए हुए थे वहाँ पर, इंडिया से भी थे, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग थे, इंटरनेशनल जम्बूरी थी, 100 साल कंप्लीट हुए थे। तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उस पूरे कंपाउंड को, एक नाज स्कूल है, कॉर्डन ऑफ कर दिया था। ना कोई बाहर जा रहा था ना अंदर आ रहा था, बहुत हाई सिक्योरिटी थी। तो वो मैं अपनी 12, 13, 14 साल की उम्र में ये चीज़ फेस कर चुका था, कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आ जा नहीं रहे थे। तो वो फिर बाद में उन्होंने अगले दिन हमें बताया कि वहाँ पर अटैक हुआ है, स्टूडेंट्स को मारा है, और वो इस तरह से अंदर आए थे, धमाका गेट पे किया था, ये वो। अब वो सब मेमोरी रिकॉल हो गई मेरी। अब एक ये भी जहन में था कि अब मैं जब नीचे उतरूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी फेलियर है, ये गन्स लेकर आएंगे और हमें मार देंगे, सबको मार देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रॉमेटाइज वो सिचुएशन हो गई। तमाम चीज़ें ज़हन में चलना, और फिर नीचे वो जल रहे हैं, उनको उनको भी निकालना है, क्या करना है। मैं नीचे आया, एक्सटिंग्विशर जो है वो वीडियोस में भी आया है, एक्सटिंग्विशर जो है वो मैंने एक फायर एक्सटिंग्विशर एक लड़के को दिया, एक दूसरे को दिया, मैंने कहा आप एयर के फ्लो में इसको जो है ना वो स्प्रे करो, और मैं इस तरफ से करता हूँ, अगर आगे की सीट्स की आग बुझ गई
हम इस बंदे को निकाल लेंगे। लेकिन ऊपर जाना और वापस आना 1 मिनट। जब मैं वापस आया और मैंने उस शख्स को देखा, उस वक़्त क्योंकि वो हाईएस्ट थी और उसके पीछे सीट थी, लपटें साइडों से तो आगे आ रही थी, लेकिन उसका फेस दिख रहा था। अब जब मैंने एक्सटिंग्विशर्स देकर उस शख्स की तरफ देखा, उसकी आंखों में सुराग हुए थे और वो लपटें उसकी आंखों से बाहर आ रही थी। सफेद दिमाग उसका पिघल के उसकी नाक से और मुंह से बाहर आ रहा था। मैंने कहा खत्म हो गया ये बंदा। अब चिल्ला रहा था, कभी रोया नहीं हूँ, उसको देखकर मैं रोया कि बहुत बेबस महसूस किया अपने आप को उस दिन मैंने, शदीद बेबस कि मैं आगे भी नहीं जा सकता, ये जल रहा है। क्योंकि पीछे तो मुझे पता ही नहीं था ना कितने, 3 लोग, वो तो बाद में मीडिया में पता चला कि 3 लोग थे, 4 थे, वो तो दिख ही नहीं रहे थे। मुझे वहां से आने में 28 से 30 सेकंड लगे होंगे, और ये बाद में मैंने जो आपको बताया कि मुझे एक इदारे के आदमी ने बताया कि ये फॉस्फोरस इस्तेमाल हुआ था, आग इतनी जल्दी फैली थी। और आगे की सीट्स पे इसलिए दिख गया कि वो क्योंकि एक्सपोज था, ओपन था। अब चीखें भी मारी, चिल्लाया भी, उस शख्स को अपने सामने काला होते, झुलसते, छोटा होते देखा मैंने। और उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो फायर ब्रिगेड आए, एम्बुलेंस आई, बिना मेडिकल इक्विपमेंट के, सेफ्टी इक्विपमेंट के, ठीक है। अब इस बात का मैं आज भी और बारहा दफ़ा इस बात के बारे में मैं इस बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि जितनी भी एम्बुलेंसेस कराची के अंदर चलती हैं, आपने इनको लाइसेंस टू किल दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहा? लाइसेंस टू किल दिया हुआ है, अच्छा। ठीक है। ये आती हैं, इनके ना ये इक्विप्ड होते हैं, ना इनको पता है कि आपने किसी को बेसिक फर्स्ट एड देना है, ना इनको उस बारे में पता है कि आपने ट्रीट किस तरह से करना है उस कैजुअलिटी को। ट्रेंड ही नहीं है। ट्रेंड ही नहीं है। ट्रेंड है भी तो इक्विपमेंट नहीं है। आप अरबों रुपए की फंडिंग है आपके पास, आप गवर्नमेंट से ग्रांट एंड एड लेते हो, आपके लोकल डोनर्स हैं, हाँ। लोग आते हैं आपके पास सदके का बकरे के 5,000 रुपए देते हैं, वो चले जाते हैं, बकरा वहीं खड़ा हुआ होता है। दूसरा आता है, फिर उसी बकरे के पैसे देता है, चले जाता है, वो बकरा वहीं खड़ा होता है। इस तरह की 12 एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, बट ये एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये इल्जाम है। इल्ज़ाम है तो ये बिल्कुल है। अभी मैं रिसेंट आपसे एक कॉन्फ्रेंस का हवाला आपको रेफरेंस दे देता हूँ। वहाँ पर डायरेक्टर बैठे हुए थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सही है। आमिर वहीद ख्वाजा उनका नाम। सही। वो ग्रांट एंड एड्स को देखते हैं। ये अच्छा। सेमिनार होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, इंक्लूसिव जो हमारे डिफरेंटली एबल पर्सन हैं उनके हवाले से। उसमें जब उनसे सवाल हुआ तो एग्जैक्टली जो वर्ड्स मैं कोड कर रहा हूँ ये अल्फाज उनके थे, अच्छा। ठीक है। ये अल्फाज उनके थे कि आप, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, कि आप चले जाते हैं, वो बकरा वहीं खड़ा होता है, आप पैसे देते हैं, दूसरा बंदा आता है, उसी बकरे के पैसे देते हैं, आप पूछना भी गवारा नहीं करते। और ये वो शख्स हैं, ये उस डिपार्टमेंट से हैं अच्छा, वो जो बकरा भी जरा बड़ा बहुत खत्म सा बकरा होता है, यानी बकरा होता भी है, नहीं होता है। मैंने कभी भी कोई यानी एनजीओस में मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कोई हट्टे कट्टे बकरे खड़े हुए नहीं देखे वहाँ। वो बिल्कुल एक मरियल सा बकरा होता है वो, यानी आप अपने लिए अगर वो बकरा, कहने का मकसद ये कि अगर आप अपने लिए कोई चीज लेना तो वो बहुत आलीशान लेना, और अल्लाह ताला की राह में काला बकरा। डिफरेंट जो है वो इसके पीछे लोगों के वो हैं, आप कह सकते हैं ख्यालात हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और काला बकरा और काला बकरा और सफ़ेद बकरा, सफ़ेद ऊँट, ये सब चीज़ें आपको पता ही वो होंगी। तो चले, रंग तो खैर है, वो बकरा भी बड़ा खत्म सा होता है, बहुत छोटा सा। मुझे एक दफा मैंने ही मंगाया था तो वो गोद में ही ले आया था बंदा वो बकरा। तो वो क्या है बेसिकली होना तो ये चाहिए कि आप बजाय इसके, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि किसी को बकरा करवाने के बजाय अगर आप वही पैसे किसी बच्चे के स्कूल की फीस जो घर बैठा हुआ है, या किसी बेवा खातून या कोई ऐसा बंदा जिसकी जॉब जा चुकी है, आप उसकी हेल्प कर देंगे अड़ोस पड़ोस में, तो शायद अल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे, बजाय इसके कि आप उस रास्ते को अपनाएं जो आपको क्लियर भी नहीं है कि इस पैसे का हो क्या रहा है, ना तो आप फिर एनजीओ कैसे कमाएगी? एनजीओस तो एक कराची में ख़ास तौर पर एक धंधा है, अच्छा। क्योंकि मैं इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक शख्स सुबह 9 बजे इस्लामाबाद से कराची लैंड करता है और शाम को 3 बजे वापस जाता है 2-3 करोड़ रुपए देकर, अच्छा। ठीक है। एक वो सेमिनार एक देकर लेकर? पीसी होटल में लेकर, अच्छा। पीसी होटल में एक चैरिटी का जो है वो डिनर रख दिया जाता है। आजकल तो डिनर किस तरह से हो रहे हैं, चैरिटी बेस्ड डिनर्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझसे मेरे एक टीचर ने कांटेक्ट किया एंड शी सेड कि आपसे कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं। अच्छा। ज़ाहिर है मेरी टीचर थी एमफिल की। मैंने कहा किस सिलसिले में? एमफिल किस में कर रहे हैं? सोशल वर्क में। सोशल वर्क में। जी, अच्छे से। सोशल वर्क में बाकायदा एक फील्ड है, और सही। आप प्रोफाइल्स उठाकर देखें,
कराची में जितनी एनजीओज हैं, आप इसके ऊपर आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आ, कितनी एनजीओज हैं जिनके अंदर प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हैं, डिग्री होल्डर, बड़ी पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। ओके। ये आप इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च करके देखिएगा। इसका नुकसान ये होता है कि जो एक तरीक़ेकार होता है यूटिलाइजेशन ऑफ मनी होती है। सोशल वर्क की एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि हम लोगों को मछली खाना नहीं, पकड़ना सिखाते हैं। सही। ठीक है, आपके यहाँ पे मछली खिलाए जा रहे हैं और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मुझे आपने 1 करोड़ रुपए दिए और मैं दस्तरखान चला रहा हूँ, मैं कहाँ से दाल ले रहा हूँ, मैं कहाँ से घी ले रहा हूँ, वो गाड़ी जो पैसा लेकर आ रही है लेकर जा रही है, घबत ही घबत। आप कुछ भी लिख दें, आप ऑडिट में कुछ भी शो कर दें, आपसे कोई अब एक पूछने बंदा वाला नहीं कितना है। खा रहा है ये तो बंदा कंज्यूम नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली, कोई 2 रोटी खा रहा है, कोई 5 खा रहा है, कोई कितनों 4 खा को रहा है। खिला रहे हैं आप? कोई दावा करता है मैंने कोविड में जो है वो 50 करोड़ लोगों को खाना खिला दिया। सही। ठीक है, उतनी आबादी ही नहीं है सिंध की। एक मैं बात नंबर में ऐसे एक नंबर दे रहा हूँ, एग्जांपल इतनी दे रहा हूँ, इतने राशन मैंने उस इदारे को दे दिए, इतने राशन मैंने उस इदारे को दे दिए, इतने राशन मैंने उस इदारे को दे दिए। वो इदारे भी वहीं काम कर रहे हैं, आप भी वहीं कर रहे हो, लोगों का हाल फिर भी वहीं का वहीं तो है। यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा डोनेशन वगैरह दे रहा है तो उसको क्या टैक्स में छूट मिल रही है? एग्जैक्टली, एग्जाम्पशन होती है टैक्स की। सही। मेरे पास पैसा है, हम्म। मैं बिजनेसमैन हूँ। ब्लैक मनी आपको पता है जो डिक्लेयर नहीं हो, ब्लैक मनी हम्म। कहलाती है डेफिनेशन। हम्म। मुझे उस पैसे को डिक्लेयर करना है, सही है। मैं वो पैसा आपकी एनजीओ को देता हूँ। सही ठीक है। है, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपका दस्तरखान चल रहा है, आपके ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सही है। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। ठीक ठीक है। है, डॉक्यूमेंट्स में सही है। 30 लाख रुपए आप रख लें हम्म। और मुझे 1 करोड़ रुपए का आप रसीद दे दें, सही है। मेरे 70 लाख वाइट होगा, वो वापस भी आ गया। वापस भी आ गए। अच्छा, जब भी लोगों की चीखें निकलती हैं कि भाई सेठ खिला रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है? एग्जैक्टली, सेठ के सही। पास कहाँ से आ रहा है? हाँ। ठीक है, फिर सेठ के पास कहाँ से आ रहा है? सेठ खिला रहा है और आप लोगों के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या कर रहे हो? मैं आज भूखा हूँ, आपने आज मुझे खाना खिला दिया, कल आप नहीं है, मैं क्या करूँगा? फिर तो मैं डकैती और क्राइम और ये सब करूँगा ना। ये आवाज़ें उठती हैं कि जो कराची के अंदर लोग आते हैं, आप उन्हें खाना खिलाते हो, आप उन्हें फैसिलिटेट करते हो, वो डकैतियाँ करती हैं, वो आप उनकी रोज़गार वगैरह पे क्यों नहीं खर्च करते हो? मैं जिस पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में था, और बैठ के खाने की आदत लग जाए तो वो तो एग्जैक्टली, तो किसी इंसान की जान गलत हैंडलिंग की वजह से चले जाए, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, हमें 70 से ज़्यादा साल हो गए हमें आज़ाद हुए, अब भी हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इसके ऊपर बन रही हैं कि आपको 2025 में सुनने को मिलता है कि एक छोटे बच्चे के ऊपर चिंची चलाने पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। अब इनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं, उसकी वजह से हादसात कितने होते हैं। मैं बेसिकली डीआरआर के ऊपर काम कर रहा हूँ, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। हादसात की वजह क्या बनती है? ओके। आपकी इंक्रोचमेंट वजह बनती है, गलत पार्किंग वजह बनती है, किसी बंदे का गलत जगह पर गाड़ी रोक के दरवाज़ा खोल देना, गलत लाइसेंस लोगों को देना, ठीक है, छोटे बच्चों को लाइसेंस देना, ट्रैफिक पुलिस का बीच रोड में गाड़ी या ट्रक को रोक के उसका चालान करना सबसे बड़ी वजह बनती है 3-4 पॉइंट्स के ऊपर जो स्टील टाउन के आसपास है हादसात की। क्योंकि आप उनको मेन लेन के अंदर रोक देते हैं, पीछे वाली गाड़ी एकदम साइड पे होती है, पीछे से जो आ रहा होता है वो स्पीड नहीं अपनी कंट्रोल कर पाता, गिरते हैं। मैंने कई दिमाग रोड पे पड़े हुए देखे हैं जो इनको कव्वे खा रहे होते हैं सुबह में, रात में एक्सीडेंट्स होते हैं, सुबह में सफ़ेद लोथड़े पड़े होते हैं दिमाग के, कुछ को कव्वे खा रहे होते हैं और कुछ को गाड़ी स्क्रैच करके रोड पे चले गई होती है। तो इस तरह के कई हादसात मैंने देखे। मुझे एक बात बताएं, जाहिर सी बात है कोई हादसा होता तो उसकी खबर भी दी जाती है, और यानी रेस्क्यू टीम्स का आपस में कोऑर्डिनेशन का क्या सिस्टम है? अभी तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ इदारे हैं जो रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं, अब एक इदारे को पता चला तो वो अपने इदारे में तो कम्युनिकेट करेगा, क्या दूसरे इदारों से भी कोई कम्युनिकेशन होती है? नहीं, अभी ऐसा सिस्टम कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। एनजीओज की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की तरफ से एनडीएमए है, पीडीएमए है, ये बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जैसी खबर चलती है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, खबर चलती है, डिफरेंट पेजेस एनडीए में तो आजकल ज्यादातर वो मौसम की फोरकास्ट और वो सब कुछ कर रहे हैं, डोमेन उनका है भी, लेकिन बहरहाल उनको पॉलिसीज के साथ साथ लोगों को भी अब तैयार करना चाहिए और इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन खैर चल रहा होगा उनका काम इसके ऊपर। जब ग्राउंड पे कोई हादसा हो जाता है तो आपने देखा होगा, मैं लियारी के हादसे की आपसे 4 या 6 जुलाई को हुआ था वो, उसका हवाला दूंगा कि वहां आपने देखा कि 2 दिन तक कॉर्डन ऑफ ही नहीं किया था। अच्छा, ठीक है, और तमाम रेस्क्यू इदारे वहां पहुंच गए थे। अच्छा, अब रेस्क्यू इदारे, मैं आपको इंटरनेशनल प्रैक्टिस बताता हूं। बिल्डिंग कोलैप्स वाले? जी, बिल्डिंग कोलैप्स वाली, मैं आपको इंटरनेशनल प्रैक्टिस बताता हूँ।
इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये है कि अगर आपको किसी मुल्क में कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है, आपकी टीम वहाँ मूव करती है, तो जो आपके रेस्क्यूअर्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन साथ जाती हैं इदारे की तरफ से कि अली सुहेब हैं तो बेसिक फर्स्ट एड की हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट किया हुआ है, रेस्क्यू हैंडलिंग की हुई है, रोप रेस्क्यू जानते हैं, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू जानते हैं, ठीक है, ये बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं। और ये हमारी टीम का हिस्सा है, लाइट टीम हमारी मूव कर रही है, 7 से 14 लोग इसके दरमियान होंगे और ये आप इनको एलोकेट कर दें इन्होंने कहाँ ऑपरेशन करना है। सही है, सही है। तो वो उनका एनडीएमए या तुर्की का अफाद है, वो उनको बताते हैं, आपकी टीम वहां जाती है। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपने देखा होगा इदारों में चप्पल के अंदर वो उस कोलैप्स के ऊपर खड़े हुए होते हैं, लेकिन जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स करती है ना, तो दीवारें, जब बिल्डिंग मूव करती है, दीवार यूं गिरी और उसके ऊपर दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, फर्नीचर उसके ऊपर गिरा, ऐसे करके सैंडविच बन जाता है। उसके बीच में कोई ऐसी जगह होगी कि आपने, अगर कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जब ज़ल्ज़ला आएगा तो आपने टेबल के नीचे घुस जाना है, ठीक है, कोई ऐसा पैच हो सकता है जहां से आप सांस ले रहे हो, हवा आ रही हो। जब बंदा उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है तो वो जो मट्टी होती है वो फिसल फिसल के जाती है, आपने देखा जगहें पुर करती है, वो सांस की जगह बंद हो जाती है, उसकी वो दम घुटने से मर जाता है। हमारे यहाँ इस प्रैक्टिस को तो अहमियत ही नहीं दी जाती है। आपने लियारी वाले वाकया में देखा होगा कि जिन इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, जो NGOs हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनकी रजाकार चप्पल में, अपनी टी शर्ट में उन पैचेस के ऊपर खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे और एक जंग होती है। मैंने खुद देखा है, जौहर में ब्लॉक 19 में बच्चा लिफ्ट में आ गया था, मुझे कॉल आई थी, उस बच्चे को मैंने रेस्क्यू किया था 1122 के साथ। उस बच्चे की गर्दन लिफ्ट के अंदर फंसी हुई थी। वो ग्राउंड फ्लोर पे बच्चा आया था लिफ्ट के अंदर और कमांड लिफ्ट को दी थी 5th फ्लोर के, और वो ग्राउंड फ्लोर से ब्लॉक 18 में, ब्लॉक 19 में लिफ्ट की और दीवार के बीच में 1.5 इंच का फासला होता है। आप 1.5 इंच में किसी गर्दन जरा डालें, और जब वो उसको घसीटता हुआ लिफ्ट को ऊपर लेकर गया तो जिस्म नीचे लटक रहा था, गर्दन ऊपर थी, और 2 लोग उस लिफ्ट के अंदर थे, चीखें मार मार के उनका हाल बुरा हो गया था। जब वो ऊपर पहुंचे, 5वीं मंजिल पे लिफ्ट रुकी, तो 2 बिल्डिंग्स के बीच में तकरीबन 4 फुट का फासला होता है। मुझे कॉल आया कि अली आप आए जल्दी से। मैं वहां पहुंचा तो वहां पर एक रेस्क्यू इदारे का एहलकार, टी शर्ट पहनी हुई थी उसने, एक रंग की, गाढ़े रंग की, उसने उस लाश का हाथ पकड़ा हुआ था और वो छोड़ नहीं रहा था। क्यों भाई? और बच्चे के सर पे एक कपड़ा फेंका हुआ था। अब मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, ग्लव्स वगैरह पहने, मैंने उसका सर देखा तो ये हिस्सा तो पूरा उसका दीवारों में चिपक गया होगा, नीचे गायब था, दिमाग दिख रहा था, खोपड़ी टूट चुकी थी। तो मैंने कहा ये तो एक्सपायर हो गया, तो अब इसकी बॉडी रेस्क्यू करनी है हमें, बंदा तो रेस्क्यू हो नहीं सकता। तो मैंने 4th फ्लोर का जाके दरवाजा खोला तो बच्चे की टांगे दिख रही थी, लटक रही थी, खून टपक रहा था। 5th फ्लोर का दरवाजा खोला, उसकी गर्दन दिख रही थी। अब प्लान करना था इसको निकालना कैसे। इस पूरे ऑपरेशन में इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा उनकी जानिब से कि गालियां भी खाई, लोगों का प्रेशर, वो कह रहे हैं लाश भी निकालो। तो जो ट्रेंड लोग होते हैं ना, वो लोगों को भी बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। हाथ क्यों नहीं छोड़, पॉइंट स्कोरिंग का चक्कर भी होता है। यही आ रहा हूं मैं कि लोगों को बड़े प्यार से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के रेस्क्यू एहलकार जिसको 18-20 हजार आप तनख्वाह दे रहे हो, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको बस ये पता है कि मैं इसको लेकर जाऊंगा तो एक मेंटेलिटी है कि मेरा जो है ना स्कोर बढ़ेगा और वहां से भी पैसा मिल जाएगा मुझे, और हमारा नाम भी हो जाएगा, तो वो छोड़ते नहीं है। जब हमने ऑपरेशन करके कोई 20 से 40 मिनट के बाद लिफ्ट को काट के उसकी लाश निकाली बच्चे की, तो वहां लड़ाई हुई उस लाश के ऊपर। 10 साल के बच्चे की लाश पे, इकलौता बच्चा था, उसका बाप नीचे खड़ा होता था, बेहोश होता था, फिर खड़ा होता था, बच्चे का नाम लेता था और फिर बेहोश हो जाता था। माएँ उसकी दूसरे ब्लॉक में चीख रही थी, लोग उसको आने नहीं दे रहे थे उनको कि मुझे देखने तो दो। बच्चा इस काबिल भी नहीं था देखा रहा था, लेकिन ये मौसूफ उसका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। और उनके पास एक घटिया स्ट्रेचर था, मैं घटिया वर्ड यूज कर रहा हूँ, घटिया स्ट्रेचर था उनके पास, जंग आलूद, और घटिया उनकी गाड़ी थी जिसके शीशे टिंटेड भी नहीं थे। वो लाश सबको नजर आती, ठीक है, वो उसको उसमें रख के लेकर जाना चाह रहा था, हालांकि नीचे 1122 की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, उनका स्ट्रेचर भी सही था, उनके पास बस वो पहले पहुंच गया होगा तो ठीक है, वो ब्लड भी उसका साफ करते और उसके बाद वो फैमिली में से किसी को भेजते भी। आप अपने ऊपर रख के सोचें कि खुदा न खास्ता आपका कोई प्यारा एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है आपके सामने टूटे फूटे टुकड़ों में, और आपको बराबर की गद्दी पे बिठा दें, कैसा गुजरेगा। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको अब खास तौर पर बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनको बंद नहीं कर सकते, आपकी कमर इतनी मजबूत नहीं है कि आप ये वजन उठा सकें, कि आप जो है वो कानून नाफिज करें, इन एक्सीडेंट्स की जो बेसिक वजह है उनको आप कम करें, तो आपके ऊपर लोड भी कम होगा।
जब आप इन वजहों को कम करेंगे तो लोड एक्सीडेंट्स का कम होगा, एक्सीडेंट्स का लोड कम होगा तो आप अपनी कम एम्बुलेंसेज में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, एक क्योंकि आप तो जाहिर सी बात है अभी चीज आई जहन पे कि ग्राउंड रियलिटीज को देख रहे होते हैं, हादसा आपने इतने देखे हैं, तो क्या लगता है कि जैसे कराची एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कई हादसा रोज होते होंगे यकीनन, तो कैसे इस मसले को हल किया जाए, कैसे डील करें इन चीजों को? देखिए, एक कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टमैटिकली चीजें तो बहुत ठीक वे में चल रही होती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लेकिन मॉनिटरिंग समटाइम्स जो है ना वो वहां पर लैग कर रही होती है। आप बहुत सी एनजीओस को जो है वो, मैंने जैसे आपसे अगर लाइसेंस टू किल दिया हुआ है, आप उनको ग्रांट्स देते हैं, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, पेपर वर्क अपना बहुत हाई लेवल का बनाते हैं। कराची की एनजीओस इस्लामाबाद से कंसल्टेंट हायर कर रही हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन अपनी तगड़ी करने के बाद अप्लाई कर देते हैं ग्रांट के लिए। डॉक्यूमेंटेशन होती इतनी तगड़ी है कि सामने बैठा हुआ बंदा उसको रिफ्यूज ही नहीं कर पाता। ग्राउंड पे वो काम हो नहीं रहे होते। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहीं से एक लाल और सफेद गाड़ी उठाकर आप ले जाएं यूरोप में, सही, और कोई बंदा पड़ा है, आप उसको उठा के तो दिखाएं, केस हो जाएगा आपके ऊपर, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा आपकी एनजीओ का, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे वो। आपने क्या किया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट की भी लैकिंग है, गवर्नमेंट के पास वसाइल कम है। रेस्क्यू 1112 सिंध में आबिद शेख हैं, उनको उसको चला रहे हैं और बहुत जबरदस्त चला रहे हैं इदारे को। आप, मेरी कई दफा लड़ाई हुई है लोगों के साथ, रोड हादसा जब हुए और मैं वहां से गुजर रहा था, कि वो ये चाह रहे थे कि वो उन एम्बुलेंसेज में जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, मैं एम्बुलेंस तो नहीं कहूँगा, उसको बॉडी कैरियर कहूँगा, जिसमें ना तो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ना तो पीछे पैरामेडिक्स होते हैं, एक लोहे का स्ट्रेचर होता है और ड्राइवर आता है और वो एक बंदे को कहता है तुम उसकी टांगे पकड़ो, वो कहता है मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, और उठा के उसको उसके ऊपर फेंकते हैं और उसके बाद उसको हिलाते झुलाते एम्बुलेंस में जिग जैग ले जाते हैं। अब टूटी भी हड्डी जो होती है जिस्म के अंदर, वो चाकू से ज्यादा तेज काम करती है, ठीक है। आप कभी गूगल करके देखें, जो बोन्स अंदर से फ्रैक्चर होती हैं, इंटरनल फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, वो चाकू से ज्यादा तेज काम करती हैं। अब आप उसको जितना मूव करेंगे वो उतना अंदर काटा पीटी करती है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 1.5 लीटर लॉस कर जाए तो नुकसान हो जाता है। अब अगर वो अंदर ही लॉस हो रहा है तो आपको पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को ये नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल लेकर जाना है, वो उनको ये नहीं पता कि इन एनजीओस की कहाँ कहाँ पर जो है ना एमओयूज हुए हुए हैं, इनकी कहाँ कहाँ सेटिंगे हैं, ये किस चौक पर खड़े में और ये किस हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे तो इनको कितना पैसा मिलेगा। यहाँ तक है कि हमारे हॉस्पिटल में बंदा लेकर एक्सीडेंट का 1500 रुपए आपको देंगे, अरे ये तो उसके बाद वो उस बंदे से कितना निकालते हैं आपको अंदाजा ही नहीं है। देखें, ये क्योंकि एक बड़ा संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं और हॉस्पिटल पे लगा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं, कितने हॉस्पिटल एमआरआई की फैसिलिटी रखते हैं? आप रोड का केस कैसे ले सकते हैं? आपके पास सिटी स्कैन नहीं है, आपने कैसे ले लिया केस रोड का? आपने टाइम वेस्ट किया उस शख्स का। आप अपाहिज कर रहे हैं उस बंदे को, उसके पीछे उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी हो सकती है, वो घर का वाहिद का फील हो सकता है, आपने उसे जिंदगी भर के लिए जो है ना वो अपाहिज कर दिया, उसका टाइम जाया करके। एक एक सेकंड खून नहीं रुकता भाई, दिल जब धड़क रहा है ना, खून नहीं रुकता, वो अपना काम कर रहा है, और जब तक उसके अंदर खून है वो उसको फेंकता रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता आप किस हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हो या आपको कौन लेकर आया है। तो जो क्रिटिकल सिचुएशन के जो कैजुअलिटीज होती हैं उनको बहुत ज्यादा तरीके से जो हैंडलिंग की जाती है उनकी। इस वक्त कराची में अगर कोई इदारा है, लेकिन बंदे के मरने के बाद तो वही एक रिवायती जुमला आता है, जो अल्लाह को मंजूर। ये तो फिर हमारा एक, आप समझ लेना कि ये तो आप किसी का सर भी फाड़ दें और फिर जब बड़े बैठे होते हैं तो बोलते हैं चलो यार बस जो अल्लाह को मंजूर था गले लगो, खत्म करो। तो ये तो हमारा एक वो एक सेंटेंस है जो सबके मुंह पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है, हमें उन वजहों को देखना चाहिए कि वो वजहें क्या बन रही हैं। इन जिन एम्बुलेंसेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बेसिकली इनको अब इनका काम बंद करना चाहिए। आपकी नजर में, जैसे मुझे याद पड़ता है कि एक एम्बुलेंस होती थी, अमन एम्बुलेंस होती थी बहुत पहले, जब हम सही है, जब हम भी थोड़े छोटे हुआ करते थे, वो मुझे जरा बहुत कोई तरीके की एम्बुलेंस रखती थी। मेरे ख्याल से उनके साथ डॉक्टर भी आता था, सही है, एक शायद टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन टाइप का कोई बंदा होता था, एक ड्राइवर होता था, और वो इतने पैसे भी कोई चार्ज नहीं करते थे, और बहुत तरीके से एयर कंडीशन एम्बुलेंस, बड़ा अच्छा उनका स्ट्रेचर था, वो फोल्ड वोल्ड होने वाला। उस नौइयत की अब कोई एम्बुलेंस है कराची में? जी, रेस्क्यू 1112 जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ही उनको अपने साथ शामिल कर लिया। अमन को, अमन बिल्कुल तबाह हो गया था कुछ हमारे इदारों के फैसलों की वजह से। उनके एम्प्लॉयज भूखे मर रहे थे,
तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको अपने साथ शामिल किया, उनकी गाड़ियां अपने पास ली, उसके अलावा नई गाड़ियां लेकर आए, रेस्क्यू 1122 जिसको आप कहते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं। सही काम कर रही है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है कि मैं कहता हूँ कि अगर आपका पेशेंट आधा घंटा, मैं अपने वालिद साहब का बता देता हूँ कि मैं अगर उनको कभी मूव करना हो तो मैं 1 घंटा आधा घंटा वेट कर लेता हूँ उनके आने का, लेकिन मैं उनको प्राइवेट नहीं लेकर जाता। ऑक्सीजन से लेकर उनके पास जो है वो शॉक्स देने तक की जो मशीन होती है वो तक उनके पास हाईली इक्विप्ड। एग्जैक्टली, हाईली इक्विप्ड है। उनके लोगों को पता है, ट्रेनिंग लेकर आते हैं 6 महीने की, उसके बाद वो अलाउ करते हैं कि आप जाके डील करें। फिर उसके बाद जब आप उनको कॉल करते हो तो वो आपको बाकायदा गाइड करते हैं, उनके जो बैठे होते हैं ऑपरेटर्स, के आपने किस तरह से हैंडलिंग करनी है, जब तक एम्बुलेंस आ रही है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरह से दुनिया भर में चलता है, लेकिन उनकी तादाद कम है। सही, उनकी तादाद कम है, तादाद बढ़नी चाहिए, इनको रुकना चाहिए, क्योंकि पीक टाइम होता है 5 बजे से 7 बजे का, रात शाम की बात कर रहा हूँ मैं, जब बाइकर्स निकलते हैं ऑफिस से, ट्रैफिक, ठीक है। एक्सीडेंट्स होते हैं, इंक्रोचमेंट की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, चालान के लिए गाड़ियों को रोकने की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो है वो गलत ओवरटेकिंग की वजह से, ठीक है। इस टाइम पर ये जो ट्रैफिक जैम और ये सारी वजह बनती है, एक तो लोग लेट हो जाते हैं, फिर मौका मिल जाता है इन एम्बुलेंसेस का, लोग वेट नहीं करते, ये लोग आते हैं, आपका खून बह रहा है, मैं आपसे वीडियोस शेयर करूंगा, आपका खून बह रहा है, मैंने कई देखा है कि स्ट्रेचर को जब यूं किया खून नीचे गिर रहा है, स्ट्रेचर को यूं किया खून नीचे गिर रहा है, बह रहा है, ले जाकर उसने, आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, ले जाकर उसने जिना की इमरजेंसी में छोड़ा। हालांकि ट्रॉमा का पेशेंट जिना में जाने नहीं चाहिए, ट्रॉमा के पेशेंट के लिए ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, ओके, सिविल का, ऐसा ही है, ठीक है। आप जिना में ले जाते हैं, वहाँ पर सब चीज तकरीबन चीजें मैनुअल हैं। बेसिकली लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है कि उनके लिए कौन सी हॉस्पिटल या कौन सी इस वक्त सर्विस अवेलेबल है, तो ये सारी गलतियां हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको सिलेक्शन जो है प्रोसेस आपका वो बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अब इस वक्त आपको क्या करना है, तो तभी होगा जब आप थोड़ी सी इंटरेस्ट लेंगे और जब आप इन लोगों से थोड़ा सा हटेंगे, क्योंकि देखें ये तो खड़े हुए हैं, इनको तो हर साल करोड़ों रुपए मिल रहा है, सही है, हर साल मिल रहा है, ये सोशल वेलफेयर से भी रजिस्टर्ड है, ये चैरिटी कमीशन से भी रजिस्टर्ड है, ये जो है ना 6 लाख रुपए दे दें और रजिस्टर्ड हो जाए। मैंने एक्सपीरियंस पर्सनली जो किया है कि खवातीन जो है वो अबाया आ गया और पड़ी हुई है, और उनके हस्बैंड, मेरे मुझे आज भी याद है, शाह फैसल पर एक खातून गिरी थी, रेलवे ट्रैक जो बना हुआ है बीच रोड के, और उनकी पसलियां टूट गई थी, बाकायदा पसली उनकी यहाँ से बाहर निकली हुई थी, लेकिन उनके हस्बैंड हाथ नहीं लगाने दे रहे थे, और वो अपनी बीवी पे बहुत गुस्से से चिल्ला रहे थे कि शोर मत करो, और वो दर्द से चीख रही थी, और वो उसको कहते चुप कर जाओ, शोर नहीं करो, और उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था वो शख्स, और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वेमेन्स हैं, लड़कियां हैं, खवातीन हैं, इनकी भी एक रेस्क्यू की टीम हो, ताकि हमारी जो पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इक्वली हो, जब भी हमारी टीम कहीं मूव करे, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ, जो मैंने इंटरनेशनल इदारों से सीखा है, जो यहाँ पर सीखा है। कोई ऑफर आई हो, किसी का फोन आया हो गुमनाम के, यार तुम एक एनजीओ बनाओ, मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, फिर तुम मेरे साथ, हम दोनों मिलके भाईचारगी में थोड़ा बहुत खा लेंगे, आती हैं क्या, कैसे रिएक्ट करते हैं इस तरह की? उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो है वो पर्सनैलिटी ऐसी रखी है कि थोड़ा सख्त सा, और मुझसे जो लोग हैं वो थोड़ा सा अब हेजिटेट करते हैं इस तरह की गलत बात करते हुए। ऑफर मुझे बिल्कुल आई, एक मैं जो आपको बता रहा था, टीचर की तरफ से कॉल आई थी, वो बात मिस हो गई कि किसी से मिलो, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हम 200 मिलियन 20 करोड़, 200 मिलियन 2 हफ्ते पहले की बात है, सही, 20 करोड़ आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ज़कात अकाउंट होना चाहिए, हम आपके अकाउंट में डालेंगे, वेरी नेक्स्ट डे हम उस पैसे को निकालेंगे, 30% आपका, 70% हमारा। अरे वाह, ठीक है, ब्रांच मैनेजर इन्वॉल्व होना चाहिए। मैंने फिर, अरे यार ये तो बैंक पे इल्जाम लगा रहे हो भाई तुम, ब्रांच मैनेजर इन्वॉल्व होना चाहिए एग्जैक्टली। इसके बगैर जब आपकी 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है, अलर्ट निकल जाता है ना, पैटफ के लोग बैठे हुए हैं, तो यही मैं यही कह रहा हूँ ना कि यानी अगर इस तरह की उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए है, वो कौन सा है, कौन सी ब्रांच है, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कोई सा भी बैंक है और किसी भी बैंक में काम हो रहा है, तो यानी बैंक के ब्रांच मैनेजर की नाक के नीचे होता है, मिले हुए होते हैं। एग्जैक्टली। आप कैसे, आप देखें ना, एक बंदे की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अकाउंट से, ठीक है, ब्रांच मैनेजर को तो सब पता होता है ना, उसका आउटकम सालाना कितना बैंक का, चाहे बैंक प्राइवेट हो या सरकारी, काम एक ही जैसा है,
ये तो मैं नहीं कह सकता कि सरकारी और प्राइवेट, क्योंकि सरकारी बैंक से इतना कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन प्राइवेट बैंक से पढ़ा है और एनजीओ के तवज्जुह से ही पढ़ा है। अकाउंट्स वगैरह मेरे ड्यूरिंग ऑपरेशनल हेड खुले हैं हमारे, ठीक है। तो ब्रांच मैनेजर का बड़ा रोल होता है, तभी ब्रांच मैनेजर को ही ऊपर से कॉल आती है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये कौन लोग हैं, कहाँ से हुई है। अगर वो उनको सेटिस्फाई कर देता है कि ये एनजीओ का अकाउंट है और इसमें तो होती रहती है नॉर्मली ट्रांजैक्शंस वगैरह होती रहती हैं, तो वो फिर नॉर्मल हो जाता है, उसी की रिपोर्ट होती है सारी। तो उनकी तरफ से कहा गया कि ब्रांच मैनेजर को आपने हैंडल करना है, ब्रांच मैनेजर को भी आपने कुछ ना कुछ देना है, ठीक है। अब मैं सिर्फ सुन रहा था उनकी सारी बातें, और मेरे जहन में अपने टीचर का जो एक वो था, बताएंगे आप जी नाम इनका भी नहीं बताएंगे आप? उनका मुझे कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। वो बड़े अजीब से लोग थे और मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, टीचर के रेफरेंस से मिला था मैं उनसे, और उसके बाद वो मुझे 2-3 दफा उन्होंने कांटेक्ट किया और अभी भी वो मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं बार बार कि ये काम मैं उनका करवा सकता हूँ। बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और बस यही है कि आप जैसे नौजवान इस मुल्क का नाम रोशन करते हैं तो मुल्क की इज्जत और वकार और बढ़ जाएगी। और जाते जाते बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बेहतर ये है कि जो भी आपके दिल में हो आप उसका खुलकर इजहार करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गैर मुनासिब होना मुनाफिक होने से बहुत बेहतर होता है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द हाजिर हूँगा अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।